हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हिस्ट्री विद सिंपल, हिस्ट्री मेक सिंपल में। और कहानियों के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रेम प्रेम कहानी इतिहास में एक नया मोड़ लेकर के आती है। क्या आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की पहली प्रेमिका का नाम क्या था? हाँ, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आपसे। पृथ्वीराज की पहली प्रेमिका का नाम था जम्भावती। इस पर एक उपन्यास लिखा गया है और किसी और ने नहीं लिखा है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे कृष्णदेवराय प्रथम। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है संस्कृत में जिसका नाम है जम्भावती कल्याणम। उसमें पृथ्वीराज चौहान और जम्भावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो लिखी क्यों गई है और कहा कैसे गया है? पृथ्वीराज राशों में इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जिक्र मिलता है। पृथ्वीराज राशों में इस बात की बात की गई है, इसे लिखा है चंद्रबरदाई ने, और चंद्रबरदाई ने लिखा है कि किस एज में पृथ्वीराज चौहान पढ़ने के लिए गए थे। तो वो जो उम्र थी वो थी 8 ईयर्स। उनकी पढ़ाई का जो उम्र था वो 8 साल था। 8 साल की उम्र में वो पढ़ने गए थे। यहाँ हम लोग पहले ही उम्र में भेज देते हैं कि बच्चा 3 साल का होने हम पढ़ने के लिए भेज देते। तो ये पढ़ने जब जाते हैं तो इनके साथ पढ़ने के लिए चंद्रबरदाई भेजाते हैं। और जब ये पढ़ने जा रहे थे तो कहते हैं रास्ते में इनकी मुलाकात चित्तौड़गढ़ के राजा नाहर राय से हो जाती है। और नाहर राय पूछते हैं, भाई ये सुंदर सा लड़का कौन जा रहा है पढ़ने के लिए? तो ये हुआ कि दिल्ली के साम्राज्य के अनंगपाल तोमर के लड़की के लड़के हैं। तो अनंगपाल तोमर को आधुनिक दिल्ली का निर्माता भी माना जाता है। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि आधुनिक समय में दिल्ली की स्थापना किसने की है, अनंगपाल तोमर ने की। अनंगपाल तोमर की एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था कर्पूरी देवी, और कर्पूरी देवी की शादी हुई थी सोमेश्वर से, जो अजमेर के राजा थे, चौहान वंश के थे। यही सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के लड़के का नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जब पढ़ने जा रहे थे तो इनको देख करके ये घोषणा कौन करता है? नाहर राय, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। तो चित्तौड़गढ़ की इकलौती लड़की थी जिसका नाम था जम्भावती। तो जम्भावती देखे तो उन्होंने कहा मेरी भी एक लड़की है जम्भावती, भविष्य में मैं इसकी शादी अपनी बेटी जम्भावती से करूंगा। तो कहते हैं पढ़ाई के दौरान उनको लगातार कौन चिढ़ाता था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कहते थे पृथ्वीराज थोड़ा मन लगा के पढ़ो, भाभी इंतजार कर रही होगी। और कहते हैं इस बात को लेकर के दोनों में नोकझोंक होती रहती थी। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई पूरी होती है और 11 साल की उम्र में, इन द एज ऑफ 11, ही कंप्लीटेड 16 विद्या एंड 84 आर्ट। 84 कलाओं में उनकी शिक्षा पूरी होती है, पीएचडी प्राप्त कर लेते हैं मात्र 11 साल की उम्र में। और 1177 के आसपास उनका क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। एंड ही डिक्लेयर्ड अस रूलर ऑफ दिल्ली। उन्हें दिल्ली का राजा घोषित कर दिया जाता है। जब ये दिल्ली के राजा बनते हैं तो दिल्ली के राजा बनने के बाद पृथ्वीराज चौहान के पास आते हैं चंद्रबरदाई, कहते हैं भैया अब तो नौकरी भी लग गई, आप राजा भी बन गए, तो कहिए तो भाभी के पास संदेश भेजें। कहे हाँ अब तो समय हो गया है संदेश भेजने का। और कहते हैं वो संदेशा लेकर के चंद्रबरदाई नाहर राय के पास जाते हैं। उस समय तक चित्तौड़गढ़ और अजमेर के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसी स्थिति में नाहर राय ने शादी करने से मना कर दिया और चंद्रबरदाई को अपमानित किया। और जब चंद्रबरदाई को अपमानित किया तो रोते हुए वहां से आए, कहे भैया बड़ा बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकला। कहे क्या हुआ? कहा उन्होंने बहुत अपमान किया कि एक छोटे से राज्य के राजा के द्वारा किया गया मजाक के लिए किया गया मजाक सीरियस समझ लिया है। पृथ्वीराज चौहान जम्भावती के पैरों की जूती भी नहीं है, उसकी शादी कभी उससे नहीं हो सकती। यह बात सुनकर के पृथ्वीराज चौहान को क्रोध आता है और अपनी पूरी सेना के साथ वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देते हैं। कहते हैं इस युद्ध में दोनों सेना के आमने सामने आने से पहले ही शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए बगैर सेना के आए ही नाहर राय की पूरी सेना को परास्त कर दिया और नाहर राय को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज की इस वीरता से जम्भावती बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने खून से लिख करके एक पत्र किसको भेजा था? चंद्रबरदाई को। और कहा कि पृथ्वीराज चौहान को दे देना। और उस खत का जो
ध्येय वाक्य था, या यूं कहें जो मकसद था वो यही था कि शादी तुम्ही से हो चाहे शादी के दिन मर जाऊं। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की पहली प्रेम कहानी थी, जिसे संस्कृत के उपन्यास जम्भावती कल्याणम में किसने सजोया है? कृष्णदेवराय प्रथम ने सजोया है। और कृष्णदेवराय प्रथम ने इस बात को बहुत डिटेल में लिखा है, और ये कई बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया है कि जम्भावती कल्याणम किस भाषा में लिखी गई है। 2021 के आईएएस के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया है, कथन कारण में आया है, रीजन असर्शन में आया है कि कृष्णदेवराय प्रथम क्या थे? केवल तेलुगु के जानकार थे या संस्कृत के भी जानकार थे? तो वो दोनों के जानकार थे। जम्भावती कल्याणम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो संस्कृत में लिखे हैं। तो ये सारी कहानी देख सकते हैं कि इतिहास में हर प्रेम कहानी इतिहास के परिवर्तन का एक मुख्य कारक होती है। और इसमें जम्भावती का नाम हमें नहीं लगता है कि आपको पता था कि जम्भावती पृथ्वीराज चौहान की पहली प्रेमिका का नाम था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पृथ्वीराज चौहान की कई जगह शादियाँ होती हैं। उन्हीं में से जैसे कर्नाटकी एक है जो ऐसे मन ही मन में प्रेम करती है, ऐसी बहुत सारी शादियाँ इनकी होती है। लेकिन पृथ्वीराज के जीवन में एक नया मोड़ आता है। जो इनकी अंतिम शादी होती है वो गहड़वाल वंश के राजा हैं जिनका नाम है जयचंद। जयचंद की एकलौती पुत्री संयोगिता, देखने में अत्यंत खूबसूरत, बहुत सारी कलाओं में निपुण, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के प्रति आसक्त, उनके लिए दीवानगी की हद से गुजर जाने की चाहत। और ये चाहत उनके मन में भरी किसने? उनकी डांस टीचर थी कर्नाटकी, और कर्नाटकी को उनके दरबार में भेजा था पृथ्वीराज चौहान ने। कर्नाटकी खुद मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। तो पृथ्वीराज चौहान के प्रति मन में उन्होंने प्रशंसा डाला कि इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा बहादुर आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ है। जो भी लड़की उनसे शादी करेगी उसका सौभाग्य जाग जाएगा। और पृथ्वीराज चौहान और गहड़वाल वंश के बीच में दुश्मनी थी। क्यों? क्योंकि विजय चंद्र जो जयचंद्र के पिताजी थे वो दिल्ली पर आक्रमण किए थे। तो पृथ्वीराज के पिताजी सोमेश्वर ने उनको इस युद्ध में अनंगपाल तोमर की सहायता करके परास्त कर दिया था। तो इस तरह से गहड़वाल वंश और चौहान वंश के बीच में जन्मजात दुश्मनी चल रही थी, या पैतृक दुश्मनी चल रही थी। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद ने अपनी सबसे खूबसूरत लड़की, इकलौती लड़की संयोगिता के स्वयंवर का प्रावधान करते हैं। और जब संयोगिता के स्वयंवर का प्रावधान करते हैं तो उस स्वयंवर में आर्यावर्त के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता है सिवाय पृथ्वीराज चौहान को। और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने का सबसे बेहतरीन मौका है। पृथ्वीराज चौहान को अपमानित किया जाएगा, और बाकायदा उस स्वयंवर में आर्यावर्त के सभी राजाओं को तो बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाया गया कि जब संयोगिता की शादी हो जाएगी तो इस पुतले को आग लगा करके इस स्वयंवर में नष्ट कर दिया जाएगा, और बताया जाएगा कि गहड़वाल वंश ने पृथ्वीराज को अपमानित किया है। जयचंद ने चंद बरदाई को निमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं दिया था। और यहाँ कहानी कुछ और चल रही थी। संयोगिता चाहती थी कि मेरी शादी अगर किसी से हो तो वो पृथ्वीराज चौहान से हो, किसी अन्य से ना हो। कहते हैं कि एक घोड़े पर पृथ्वीराज को बैठा करके काठ की मूर्ति बनाई गई थी, और जब संयोगिता को बताया गया था कि इस काठ के घोड़े में एक्चुअल में कोई और नहीं छिपा होगा, स्वयं पृथ्वीराज चौहान छिपे होंगे, आपको माला ले जा करके उस काठ के घोड़े पे बैठे पुतले को ही पहनाना है, और उसमें से फटा पोस्टर निकला हीरो, उसमें से आप देखोगे कि पृथ्वीराज चौहान आपको लेकर के चले जाएंगे घोड़े पर बैठा करके। 1100 कमांडोज के साथ पृथ्वीराज चौहान इस स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। क्या बन के? पनवाड़ी बन के, पान लगाने वाला। और जाकर के उसी स्टेचू पे बैठ जाते हैं जिस पे घोड़ा और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी का बनाया गया था। कहते हैं स्वयंवर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, संयोगिता आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ करके उन्होंने बरमाला किसके गले में डाल दी? उस घोड़े वाले स्टेचू के, जिस पे पृथ्वीराज का चित्र बना हुआ था।
कहते हैं उसी स्टेचू में से पृथ्वीराज चौहान प्रकट होते हैं और घोड़े पे बैठा करके संयोगिता को भरी सभा से उठा करके लेके भाग जाते हैं। इस बात से जयचंद बहुत बुरी तरह से विचलित हो जाता है और काफ़ी दूर तक उनकी सेना पीछा करती है, लेकिन 1100 सैनिकों का कमांडो लेकर के पृथ्वीराज चौहान वहाँ तक गए थे और पूरी तरह से सफलतापूर्वक संयोगिता का अपहरण करके लेके आते हैं और उनसे शादी करते हैं। तो पृथ्वीराज की इस प्रेम कहानियों के बारे में जान लेने से आपके सारे युद्धों की जानकारी क्लियर हो जाएगी और इन युद्धों के माध्यम से आपके इतिहास के सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। पृथ्वीराज चौहान की तो आपने प्रेम कहानी जान ही ली। आश्चर्य तो आपको तब होगा जब एक प्रेम कहानी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में भी देखने को आपको मिलेगी। आपको इस रहस्य से मैं पर्दा हटा रहा हूं। एक तीसरी कहानी है चित्रलेखा की। कुछ लोग इसे चित्ररेखा भी कहते हैं, कुछ लोग चित्रलेखा भी कहते हैं। चित्ररेखा सिंध के राजा दाहिर की पुत्री थी और मोहम्मद गोरी इससे प्रेम करता था और मोहम्मद गोरी जब इससे प्रेम करता था तो कहते हैं कि इसने राजा दाहिर को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और जब बाध्य किया तो इसके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा और जब निकाह पढ़ा तो इसके बाद निकाह पढ़ने के बाद मोहम्मद गोरी निकल करके बाहर चला जाता है और जब बाहर चला जाता है युद्ध करने के लिए तो अपने पिता के अपमान से चित्ररेखा बहुत विचलित थी कि क्या मेरा जीवन इस बात के लिए पैदा हुआ है कि मैं अपने पिता को अपमानित करके सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करूं जो ज़बरदस्ती हमारा अपहरण करके ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करके मेरा धर्म परिवर्तन करके मुझे अपने साथ रख रहा है। उस चित्ररेखा ने बदला लेने का मन बनाया और मीर हुसैन, आप देख लीजिए इसमें मोहम्मद गोरी और मीर हुसैन, इसका छोटा भाई था मीर हुसैन। कहते हैं कि चित्ररेखा ने मीर हुसैन के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू किए और मीर हुसैन को कन्विंस कर लिया कि आप मेरे साथ भाग सकते हैं और ये दोनों भाग करके कहाँ शरण लेते हैं? पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। ये दोनों भागते हैं और आकर के कहाँ रुकते हैं? पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। राय पिथौरा उनके महल का नाम था और जब उनके महल में ये दोनों रुकते हैं तो यहीं से तिलमिलाया हुआ मोहम्मद गोरी कहते हैं 17 बार अटैक करता है और पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम था काका कान, वो 6 फीट लंबे आदमी, और कहते हैं 17 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को पटक कर मारा था और कहते हैं 17वीं बार तो उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कारण क्या था वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन काका कान ये मानते थे अरे भाई गोरी अटैक कर रहा है, चलो उसको पकड़ करके लेकर के आते हैं। तो मोहम्मद गोरी का जो खौफ था वो पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत सामान्य सी घटना थी, लेकिन कहते हैं दुश्मन छोटा हो या बड़ा उसको हल्के में लेना भारी पड़ता है। और यहाँ इतिहास हमें ये सबक सिखाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी ख़त्म था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से नहीं हारे थे। पृथ्वीराज चौहान चित्तौड़गढ़ के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा और कन्नौज के राजा जयचंद्र की संयुक्त सेना जो जाकर के मोहम्मद गोरी से मिल गई थी, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से पृथ्वीराज को डायरेक्ट नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने 1 लाख सेना ले जाकर के मोहम्मद गोरी को हैंड ओवर कर दिया। तो चलिए हम बताते हैं क्या हैं कमजोरियां उनकी। और कुछ कमजोरियां पृथ्वीराज चौहान की भी थी कि संयोगिता से शादी करने के बाद 6 महीने वो कमरे से बाहर ही नहीं आए। इनकी बहन एक थी जिसका नाम था पृथा, उनकी जिससे शादी हुई थी उनका नाम था संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह को मेहनत करनी पड़ी पृथ्वीराज को हरम से बाहर निकालने के लिए, 6 महीने तक अंदर ही रहे ये। और कहते हैं कौशल चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसका रिवीजन ना हो तो वो कौशल मंद पड़ जाता है। कहते हैं एक कबूतर के माध्यम से किसी तरह पृथ्वीराज तक चिट्ठी पहुंचाएगी और इस बात से पृथ्वीराज बहुत नाराज हुए। संयोगिता वो चिट्ठी हमेशा फाड़ के फेंक देती थी कि अभी अभी शादी हुई है, चले आए फिर युद्ध करने के लिए। और इस बात से नाराज होकर के पृथ्वीराज ने पहली बार संयोगिता को जलील किया था कि तुमने हमारे जीवन भर की उपलब्धियों पर प्रेम के आगे पर्दा डाल दिया है। और निकल करके अपने जीजा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं चलो वही मोहम्मद गोरी के आक्रमण से आप लोग परेशान हैं,
आज मैं अपने घर की सभी रानियों को युद्ध में लेकर के चलूंगा। और तराइन के युद्ध में इन्होंने युद्ध के नियमों की अवहेलना की। महिलाओं को लेके गए थे ये तमाशा दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को परास्त करता हूँ। और यही तमाशा दिखाना इनके जीवन का सबसे दुखद भूल कही जा सकती है। कहते हैं मोहम्मद गोरी को जैसे ही पता चला कि अपने घर की महिलाओं को लेकर के युद्ध में आए हैं, तो उसने पहला आक्रमण महिलाओं पे कर दिया। इनकी सेना जो अभी तक अटैकिव मूड में काम करती थी, अब वो पहली बार डिफेंसिव मूड में थी। और महिलाओं को बचाने के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और यहाँ से इन्हें बंदी बना करके काबुल ले जाया जाता है। और जहाँ शब्द वेदी वाण इनको अंधा करके छोड़ दिया जाता है। और पृथ्वीराज राशों में ये बात लिखी गई है कि किस तरह से चंद बरदाई कुछ शब्द बोलता है, अंगुलस्त प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। एक कविता कहता है और उस कविता के माध्यम से उसके शब्दों को जान करके पृथ्वीराज चौहान अंधा व्यक्ति एक बाण चलाता है, जिससे पृथ्वी वहीं पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये मिथ है, ये कहानी है, ये सच नहीं है। तो कोई बताए कि मोहम्मद गोरी मरा कैसे, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे 1206 में हो जाती है, मारने वाला कौन था। कई बार इतिहासकार सच्ची चीज़ों को छिपा देते हैं। क्यों? क्योंकि सारे इतिहासकार मोहम्मद गोरी के दरबार में थे जिन्होंने इतिहास लिखा है, और भारतीय इतिहासकार को बंदी बना करके उसके दरबार में रखा गया था। भारतीय इतिहासकार की बात हम मानेंगे नहीं, और जो राजा लिखेगा, जिस राजा का इतिहासकार लिखेगा, वो उसी राजा के बारे में ही लिखेगा, पक्ष में लिखेगा। इस तरह से 3 प्रेम कहानियों का अंत, दुखद अंत आपने इतिहास के इस पड़ाव पर देखा। उम्मीद है कि ऐसे प्रेम कहानियों के माध्यम से आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए, 2 ईयर का प्लान लेकर के गुरुकुल आपके सामने खड़ा हुआ है। वो बच्चे जो हरित प्रदेश में आकर के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको आईएएस बनना है, कहानियों के माध्यम से इतिहास आपको पढ़ना है, आपको इस स्टाइल में पढ़ना है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो सुबह सफा, इस अंदाज के साथ अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो वेलकम टू गुरुकुल। और गुरुकुल में 2 ईयर प्रोग्राम 10 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। आकर करके आप अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। एक बार मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, 8750711100 या 22 या 33 या 44 या 55 पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, या दिए गए www.ojang.com पर भी जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोई भी परेशानी है, इतिहास समझ में नहीं आता, ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी, हॉस्टल, सारी चीज़ों की सुविधाएं दिलाई जा रही हैं और एक बेहतरीन टीम के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस नारे के साथ मैं स्लोगन दे रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले आइए, आजमाइए, और आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं तभी पढ़िए। एक एहसान करिए कि कोई एहसान बिल्कुल मत करिए। एक दूसरा बैच जिसके बारे में मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब व्यक्ति डाउन टू अर्थ नहीं होता है तो हमेशा उसकी पराजय होती है। जैसे डाउन टू अर्थ कौन नहीं रह गए थे? पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने नियमों का अवहेलना की और उनको पराजय का सामना करना पड़ा। अगर आप डाउन टू अर्थ पढ़ना चाहते हैं तो त्रिभुवन सर बहुत शानदार क्लास कर रहे हैं। डाउन टू अर्थ में कैसे वो अपनी पूरी कहानी को बताएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी को, इन्वायरमेंट को। तो डाउन टू अर्थ में एक बहुत शानदार विश्लेषण बहुत सामान्य सी फीस में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। जिन बच्चों को डाउन टू अर्थ में त्रिभुवन सर की क्लास लेनी है, उम्मीद करते हैं कि वो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।